दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है वो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की पार्ट 3 पर है। यानी इससे पहले हम 2 वीडियोस की अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद ही आप इस वाले पार्ट को देखें। तो आइए सबसे पहले उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिन पे की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पोटैटो डिसीज यानी आलू के रोगों को देखेंगे। आलू के रोगों में भी हमने जो मुख्य रोग हैं उनको लिया है। तो सबसे पहले हमारा रोग रहेगा वो रहेगा अगेती झुलसा रोग। सेकंड है पछेती अंगमारी, जिसको हम पछेती झुलसा रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम अभी आगे देखेंगे। थर्ड है हमारा कॉमन स्केब और फोर्थ है हमारा आलू में भूरा विकलांग रोग। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे वो रहेगा हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो यानी आलू के कार्य के विकार। इसमें भी हमने जो मुख्य 4 हैं उनको ले लिया है। पहला है वो है ग्रेनिंग ऑफ पोटैटो यानी आलू का हरापन। सेकंड है इंटरनल ब्राउन स्पॉट यानी आंतरिक भूरा धब्बा, हॉलो हार्ट और ब्लैक हार्ट। इन चारों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और जो डिसीज है उनको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा वो है अगेती झुलसा रोग। तो इसमें झुलसा शब्द है उसका अर्थ होता है यानी आंख से जल जाना। कहने का अर्थ है ये जो रोग है जिस फसल में लगता है ना, अगर उसको आप देखोगे तो वो ऐसे लगेगी जैसे मानो उसकी जो पत्तियां उसको किसी ने जला दिया गया हो। आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, अभी ये आगे का भाग हुआ है ब्राउन, अगर ये पीछे का भी हो जाएगा और ये पत्ती टूट के गिर जाएंगी सब, तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें आग लगा दी हो किसी ने। अब जान लेते हैं कि ये रोग उत्पन्न किसकी वजह से होता है। तो ये एक कवकजनक रोग है जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक की वजह से होता है। इसका नाम आप याद रखना क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो रोग होता है ये बहुत ज्यादा नुकसान फसल को पहुंचाता है। तो अब आइए इसके सिम्टम यानी लक्षण देख लेते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे बिखरे हुए कोणीय आकार के भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु जो ये धब्बे होते हैं ये समय के साथ साथ तेजी से बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है ये धब्बे पूरी पत्ती पर फैलकर गहरे भूरे रंग के हो जाएंगे या फिर काले रंग के हो जाते हैं। यदि इस रोग का जो प्रकोप है अगर वो जबरदस्त हो तो ये जो मतलब अगर आप देखोगे तो पूरी पत्तियां टूटकर जमीन पर गिर जाएंगी। और जब पूरी पत्तियां ही गिर जाएंगी तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो तो होगा नहीं, क्योंकि जब पत्तियां ही पौधे पे नहीं रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन कौन बनाएगा। तो इससे जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो ना के बराबर होती है। इसे और आसानी समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो इमेज है इसमें जगह जगह आप ये जो धब्बे देख रहे हैं ब्राउन कलर के, ये अगेती झुलसा रोग है जो कि समय के साथ साथ ये बढ़ेगा और पूरी पत्ती में फैलकर पत्ती टूटकर नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट है हम देख लेते हैं अब इसकी रोकथाम। जब ये रोग होगा तो इसकी रोकथाम करना भी जरूरी है वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाए किसान का। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें सबसे पहली बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत में खरपतवार नहीं रखने चाहिए, यानी खरपतवार मुक्त को एकदम फ्री रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार कोई खरपतवार ना हो। सेकंड है हमारा वो है आलू के कंदों को एगोलाल के 0.1% घोल में 2 मिनट तक डुबाकर उपचारित करना चाहिए। यानी जब हम बुवाई करें तो हमें एगोलाल, एल्कोहल नहीं बल्कि एगोलाल के 0.1% घोल में 2 मिनट तक डुबाकर रखें। सेकंड है हमारा हम इसकी रोकथाम के लिए रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कवकनाशी आते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण हमने लिया है वो है बुलेटिटॉक्स 50 का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पछेती झुलसा रोग जिसको हम पछेती अंगमारी भी बोलते हैं यानी लेट ब्लाइट। तो ये रोग भी जो अगेती झुलसा रोग है उसी की तरह होता है। इसमें भी पत्तियां उसी तरह जल जाती हैं जैसे कि अगेती झुलसा रोग में जलती हैं, हालांकि इसके थोड़े लक्षण अलग होते हैं जिसको कि हम अभी आगे आपको बता देंगे। तो ये जो रोग है ये भी एक कवकजनक रोग है
जो कि फाइटोफथेरा नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसको भी आप याद रखना। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके जो लक्षण होते हैं वो पौधे के निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो कि शुरुआती समय में हल्के हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, और ये जो धब्बे होते हैं ये समय के साथ साथ बढ़ते हैं और भूरे रंग के हो जाते हैं। अब आप ये कहते हैं पहचानो किसी फील्ड में अगेती झुलसा रोग लगा हुआ है या पछेती झुलसा रोग लगा हुआ है, तो इसकी एक विशेष पहचान होती है, वो ये होती है जो पौधा होता है उसकी पत्तियों का जो आगे वाले किनारे और चोटी हैं वो भूरी रंग की होकर झुलस जाती हैं, जिसको और आसानी से समझाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे एक चित्र देख सकते हैं। इसमें अगेती झुलसा रोग लगा है। इसमें क्या होगा, इसकी आगे वाली पत्ती आप देखेंगे पूरी ब्राउन हो गई है, लेकिन अभी जो पीछे वाला एरिया है वो अभी भी हरा है। ये देखिए आप, पहले आगे से ब्राउन होना शुरू हुआ, अब ये पीछे बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पत्ती नीचे टूटकर गिरनी चालू हो जाएंगी। और अगर शुरुआती स्टेज पर इसकी बात करें तो कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें हल्के हरे रंग के धब्बे बनते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो धब्बा है ये पछेती झुलसा रोग का है, और ये हल्के हल्के बढ़ेगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा कुछ इस तरीके का, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की। तो इसकी रोकथाम भी थोड़ी उसी की तरह होती है, अगेती झुलसा की तरह। तो इसमें भी आपको जो खेत है उसमें किसी प्रकार के खरपतवार नहीं रखने, यानी खरपतवार मुक्त अपने फील्ड को रखना है आपको। सेकंड है, आप रोग प्रतिरोधक जातियों यानी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण देखें उसके तो कुफरी अलंका, कुफरी खांसी, कुफरी ज्योति, ऐसे बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि इन दोनों रोग के प्रति काफी रोग प्रतिरोधी होती हैं। यही वैरायटी आप उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, यानी अगेती जो झुलसा रोग है उसमें भी आप जो रोग प्रतिरोधी वैरायटी हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है, ऐसे बहुत सारे कवकनाशी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कवकनाशी का उपयोग करते हैं तो इससे भी ये रोग काफी हद तक रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारा वो है कॉमन स्केब। तो जो कॉमन है इसमें हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें COMMON होगा। जो कॉमन स्केब होता है ये भी एक कवकजनक ही बीमारी है। इसी का लक्षण की बात करें, इसमें जो कंद होते हैं उस पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे जो होते हैं ये एक परत के रूप में बनते हैं, और ये परत समय के साथ साथ मोटी होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जो परत होती है ये आलू के अंदर गहराई में चली जाती है, जैसा कि अभी हम आपको आगे बताएंगे, यानी एक दरार पड़ जाती है अगर आसान शब्दों में कहें तो। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें ये जो परत बनी है ये परत हल्के हल्के मोटी होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये परत गहराई में चली जाएगी, यानी जब परत टूट जाएगी तो उसमें एक गड्ढा टाइप के हो जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप बताइए कि इस तरीके से अगर रोग लगे हुए फसल को हम मार्केट लेके जाएंगे तो कोई परचेज करेगा? कोई नहीं परचेज करेगा, तो इससे किसानों को काफी लॉस हो जाता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने वाली है, इस रोग से प्रति हेक्टेयर उपज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी पौधे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस रोग से, क्योंकि ये जो रोग होता है ये कंदों पर असर डालता है, यानी कंद का मतलब है आलू, यानी आलू पे ये असर डालता है। नेक्स्ट है इसकी रोकथाम। तो इसकी रोकथाम के लिए पहला आप उपयोग कर सकते हैं, जो सिंचाई होती है उसको, वो भी रोगों को कम करने में कारगर होती है, इसलिए सही समय पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई का जो अंतराल है वो लगभग 20 दिन का होना चाहिए, मतलब एक सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई के बीच का जो समय है वो 20 दिन का होना चाहिए। सेकंड है, आप प्रमाणित बीज, ऐसे बीजों को बो सकते हैं जो कि जो बहुत सारी संस्थाएं आलू की उनके द्वारा सर्टिफाई हैं, अगर आप उनका चयन करेंगे तो ये रोग काफी कम लगेगा। तीसरा है, जो क्षारीय उर्वरक होते हैं जैसे अमोनिया नाइट्रेट या कैल्शियम वगैरह, इनका उपयोग हमें बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से भी जो आलू की परत होती है वो काफ़ी गहराई तक और चली जाती है, और ये रोगों को भी बढ़ाने में कारगर होते हैं ये उर्वरक। तो इससे अच्छा है कि आप जब इसकी बुवाई करें तो उस समय खादों का ही उपयोग करें। नेक्स्ट है हमारा वो है आलू में भूरा विकलांग रोग। अब विकलांग का अर्थ ये नहीं है कि आलू के पैर नहीं है, टूट गए, ऐसा कुछ नहीं है विकलांग। तो इसमें क्या होता है, जो आलू होता है वो सामान्य पौधों से बौना रह जाता है, इसलिए इसको आलू का भूरा विकलांग रोग बोलते हैं। ये रोग होता है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, और ये जो रोग, अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसमें जो पौधा रहता है वो सामान्य जो अलग जैसे दूसरे पौधे हैं उनसे बौना रह जाता है। और दूसरा, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये पौधा कुछ समय के बाद हरे का हरा ही सूख जाएगा, इसमें रोग लग गया, मतलब इसकी पत्तियां पीली वीली नहीं पड़ेंगी और ना ही कोई ब्राउन वगैरह होंगी, ये सीधा इसमें रोग लगेगा और रोग लगने के बाद पौधा हरे के हरा सूख जाएगा।
और इसमें अगर पहली बात तो कंद बनते ही नहीं है, और अगर ऐसी स्टेज में लग रहा है जिसमें कंद बन गए हैं तो आप अगर उसके कंद को अगर खोद के निकालोगे, आलूओं को ही कंद बोलते हैं, इसलिए आप इसको याद रखना, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कभी आप कंफ्यूज हो तो। आप अगर कंदों को खोद के बाहर निकालोगे और आप उसको काटोगे तो उसके अंदर जो अंदर वाला भाग रहेगा, मान लो ये आलू है और उसको आप बीच में से काटोगे तो इसका जो अंदर का भाग है वो व्हाइट व्हाइट रहता है, उसको आप निचोड़ोगे उसमें सफेद रस निकलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की। तो रोग अगर आपको दिखाई दे तो आपको अमोनिया सल्फेट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये रोग पर विपरीत प्रभाव डालता है, यानी रोग को ये कम करने में भी कारगर है। सेकंड है हमारा, कंद लगाते समय हमें 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट है हमारी गहरी जुताई, यानी जब हम आलू की बुवाई करते हैं उस समय हमें जो जुताई करनी चाहिए वो काफ़ी गहरी करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो, यानी आलू के कारकी विकार। तो इसमें जो कारकी शब्द है, सॉरी ये जो विकार शब्द है, इसका अर्थ होता है बदल जाना, और जो कारकी शब्द है इसका अर्थ होता है संरचना। कहने का अर्थ है जो अगर आलू के जो संरचना उसमें बदलाव आ जाए तो उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये एबायोटिक फैक्टर से होता है, क्योंकि अगर आप बात करें कि डिसीज किसके कारण उत्पन्न होती है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण उत्पन्न होता है, यानी इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो डिसीज होती है हमारी वो बायोटिक फैक्टर के कारण उत्पन्न होती है। बायोटिक फैक्टर का अर्थ है उसमें कोई ना कोई पैथोजन होगा, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है। उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है तो वो डिसीज में चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं एबायोटिक के कारण कोई बदलाव आ रहा है तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। उदाहरण के लिए देखें तो ये बदलाव टेम्परेचर की वजह से आ सकता है, पानी की अधिकता की वजह से आ सकता है, आप उर्वरक अधिक प्रोवाइड कर दो उसकी वजह से आ सकता है, या सोइल की वजह से आ सकता है, यानी मृदा की वजह से, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लिया है वो है ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो, यानी आलू का हरापन। तो आलू के हरेपन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जितने भी पौधे होते हैं उनमें हरा जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। एक मिनट, ये क्या बना दिया हमने, एक मिनट इसको हम रब कर देते हैं। ये जितने भी पौधे होते हैं उनका जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। तो आइए, अब हमने आपको ये बीच में क्यों बताया, क्योंकि ये हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा वो है सूरज के जो प्रकाश होता है अगर आलूओं पे पड़ जाए, मान लो ये कोई आलू है, अगर इसके इस वाले भाग में अगर सूरज का प्रकाश पड़ जाए तो ये वाला भाग क्या करेगा, ये क्लोरोफिल का निर्माण चालू कर देगा। और जब क्लोरोफिल का निर्माण होगा तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, तो इसका भी जो रंग है वो हरा हो जाएगा। और दूसरा इसमें ये है कि इसकी जो आलू की परत होती है उसमें सोलेनाइन पाया जाता है। अगर सोलेनाइन पाया जाएगा और क्लोरोफिल का निर्माण होगा तो ये सोलेनाइन क्लोरोफिल के साथ आलू के अंदर चला जाता है, और अगर हम इसका उपयोग करेंगे जो हरा आलू होता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये एक तरीके का सोलेनाइन पॉइजन होता है, लेकिन ये हल्का यानी पुअर होता है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरीके के आलू का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आलू का हरापन है। ये वाला जो भाग है ये सूरज की रोशनी में आ गया है और इसमें क्लोरोफिल का निर्माण हुआ जिसकी वजह से ये हरा हो गया है। अब इसकी रोकथाम की बात कर लेते हैं। तो ये जो उत्पन्न हो रहा है या इसका जो ग्रीनिंग यानी जो हरापन है वो उत्पन्न सूरज की रोशनी की यानी जो सूरज का प्रकाश है उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम इसको सूरज की प्रकाश से बचा दें तो इसमें ये उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला हमें जहां हम आलू को स्टोर कर रहे हैं वो छांवदार क्षेत्र होना चाहिए, मतलब वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं आना चाहिए। दूसरा, हमें खेत में नाइट्रोजन उर्वरकों का या किसी भी प्रकार के उर्वरकों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आलूओं को भी, और जो हम इसको खाएंगे तो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें खादों का उपयोग अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आलू की रो में मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। तो मान लो ये कोई रो है आलूओं की और इसमें आलू लगे हुए हैं, जब आलू बढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत सारे आलू बाहर निकल आते हैं साइड से, और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इनका जो जिस एरिया में पड़ेगी वो क्लोरोफिल का निर्माण कर देगा, इसकी वजह से हरा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस पर मट्टी चढ़ा देते हैं रो से उठाकर, जो बीच में खाली एरिया होता है उससे मिट्टी उठाएंगे
और जो रो होती है उन रो यानी पंक्तियों पर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है इंटरनल ब्राउन स्पॉट। इंटरनल ब्राउन स्पॉट का अर्थ है जो आलू होता है उसमें जो अंदर का भाग होता है उसमें जगह जगह ब्राउन हो जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जगह जगह हो रहा है, ये इंटरनल ब्राउन स्पॉट हैं। होते किस वजह से हैं? तो ये पानी की कमी की वजह से होते हैं। अगर हम लंबे समय तक खेत में सिंचाई नहीं करते हैं तो ये आलू के अंदर ये धब्बे बन जाते हैं। अगर इसकी रोकथाम की बात की जाए तो ये उत्पन्न ही पानी की कमी से हो रहे हैं। जब अगर उत्पन्न पानी की कमी से हो रहे हैं तो इसकी रोकथाम का सीधा उपाय यही है कि हमें सही समय पर जो आलू की फसल है उसको पानी प्रोवाइड कर देना चाहिए। यानी हमें लगभग 20 दिन के अंदर, यानी अगर मान लो हमने एक सिंचाई की और दूसरी सिंचाई करें तो उससे 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आलू की बुवाई किस प्रकार की मृदा में की गई है। नेक्स्ट है हमारा वो है होलो हार्ट। होलो की स्पेलिंग गलत हो गई, इसमें HOLLOW होगा, होलो हार्ट। अब इसका हार्ट का मतलब दिल से कोई संबंध नहीं है। कभी आप सोचो कि हार्ट है तो हार्ट आलू का हार्ट में खोखला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का एक्चुअली मीनिंग ये है कि हार्ट हमारे, हम अगर अपने ऊपर अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हार्ट हमारे शरीर के अंदर होता है। तो होलो का अर्थ है जो खोखला, और हार्ट मतलब अंदर। तो जो आलू होता है उसका अंदर का भाग जो होता है वो खोखला हो जाता है। और ये खोखला किस वजह से होता है? जब हम पौधे को नाइट्रोजन और पानी अधिक मात्रा में प्रोवाइड करा देते हैं तो जो आलू होता है उसके अंदर की कोशिका मर जाती हैं, और जब अंदर की कोशिका मर जाएंगी तो वो खोखला हो जाएगा। और इसकी रोकथाम की बात करें तो ये उत्पन्न ही नाइट्रोजन और पानी की अधिक मात्रा की वजह से हो रहा है। तो हम अगर इसका उपयोग कम करें तो ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो पहला है इसका उर्वरक को कम उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार फसल को पानी दें। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आलू है इसके जो अंदर की कोशिकाएं वो मर गई हैं, जिसकी वजह से ही खोखला हो गया। हुआ किस वजह से ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है ब्लैक हार्ट। तो जो होलो हार्ट था उसमें आलू खोखला हो जाता है, और ब्लैक हार्ट, ब्लैक में काला होता है, तो आलू का जो अंदर का भाग है वो काला हो जाता है। होता क्यों है? तो पहली बात आप ये याद रखना कि ये खेत में नहीं होता है, बल्कि ये हम जब आलू को स्टोर करते हैं तो ये उस समय होता है। ये खराब वेंटिलेशन की वजह से होता है। क्योंकि हम मान लो अगर आलू का हम एक जगह बहुत सारा ढेर लगा दें, जब आलू का ढेर लग जाएगा तो उसमें हवा वगैरह नहीं जा पाएगी, तो वेंटिलेशन होगा नहीं, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। आलू के सबसे जो नीचे आलू होते हैं तो उनमें काला एरिया बन जाता है अंदर। कैसे होता है तो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक स्पॉट है, सॉरी ये ब्लैक हार्ट है जो आलू में होता है, यानी अंदर का एरिया काला हो जाता है। आप इसका उपयोग खाने के लिए नहीं कर सकते। इसकी अगर रोकथाम की बात की जाए तो आलू का ढेर नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचा ढेर नहीं लगाएंगे तो वेंटिलेशन अच्छा बना रहेगा। दूसरा, वेंटिलेशन को हमें अच्छा रखना चाहिए, यानी जिस एरिया में हम आलू को स्टोर कर रहे हैं वहाँ हवा जो है वो आती जाती रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।